मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। मैं मयंक सर, स्वाभिमान नीट एकेडमी की ओर से बच्चों आज अपन उसी एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, जिसका आज मैं आप लोगों के लिए थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ। अब तक बच्चों अपने फर्स्ट लेक्चर में तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में एपिथेलियल में अपन ने कंपाउंड एपिथेलियम को कवर किया था, ग्रंथियों ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था, और देन बच्चों अपन ने कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक के बारे में इनिशियल स्टडी की थी। उसके टाइप्स आपको बताए थे। तो कनेक्टिव टिश्यू को बच्चों अपन ने एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइड किया था, जिसमें दो पार्ट लिखाए थे, एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा बच्चों लास्ट लेक्चर में अपन ने बताया था कनेक्टिव टिश्यू में ही डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सघन संयोजी ऊतक, उसके भी दो पार्ट थे, डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर। तीसरा अपन ने बात की थी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें दो थे, एक अपन ने स्केलेटल, एक वेस्कुलर। तो कंकाली में बच्चों बोन्स और कार्टिलेज की बात हुई थी, और वेस्कुलर में अपन ने ब्लड और लिम्फ के बारे में डिस्कस किया था। ब्लड को अपन ने बोला था सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, और बोन को बच्चों बोला था हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। अब उस टाइप्स को अपन आज कनेक्टिव टिश्यू और ये टिश्यू वाला चैप्टर में आपको पूरा कंप्लीट करवा देता हूं। तो सबसे पहले बच्चों कनेक्टिव टिश्यू को जो पहला अपन ने टाइप बताया था, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान से सुनना, एरियोलर को अपन बोलते हैं स्पॉन्जी या लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज का मतलब मुलायम, ढीला संयोजी ऊतक होता है, वायवीय कनेक्टिव टिश्यू है। अब बच्चों ढीला इसलिए बोला क्योंकि इसकी सेल जो होती है वो लूजली अरेंज होती है। लूजली का मतलब ढीली ढाली, या यूं कहें तो सेल्स के बीच में बच्चों प्रॉपर स्पेस मिलेगा। कोशिका दूर दूर व्यवस्थित है, तो कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त क्या होगा, अवकाश, प्रॉपर स्पेस मिलता है। जबकि एपिथेलियम में बच्चों बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स बिल्कुल पास पास होती है, जबकि यहां सेल्स दूर दूर अरेंज होती है। इसीलिए सेल के बीच में ये क्या, इंटरसेलुलर स्पेस, कोशिका के बीच का जो अवकाश है वो ज्यादा होगा, बिकॉज सेल्स बच्चों दूर दूर है। और यही एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, बाह्य कोशिकीय पदार्थ भी ज्यादा होते हैं, ऐसे मटेरियल जो सेल के बाहर मिलेंगे। तो रीजन अपने को बताइए बच्चों, क्योंकि सेल के बीच में स्पेस क्या है, ज्यादा। फिर अब इसमें एरियोलर में इस टिश्यू में बच्चों तीन मेजर सेल्स प्रेजेंट होती है। वही जो आपको मैंने कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स लिखाई थी ना, फर्स्ट कौन सी थी, फाइब्रोब्लास्ट। सेकंड बच्चों मैक्रोफेज। थर्ड कौन सी लिखाई थी, मास्ट सेल। वो तीनों देख लो, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल, तीनों इस टिश्यू में क्या होती है, प्रेजेंट। अब जब सेल्स के बीच में स्पेस है, अवकाश है, तो उसमें ब्लड वेसल्स आ गई, उसमें तंत्रिकाएं भी आ गई, लिम्फ वेसल्स आ गई, वो सब यहां प्रेजेंट होती है। तो ध्यान रख लेना, एरियोलर या लूज का मतलब ही सेल्स दूर दूर व्यवस्थित है, तो सेल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल भी बच्चों ज्यादा होगा, जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फ वेसल्स, ये सब प्रेजेंट होती है। अब यहां ये वाली सेल्स की नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसका बच्चों डायग्राम एआईपीपी में, नीट तो नहीं पर एआईपीपी होती थी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में इस टिश्यू का डायग्रामेटिक क्वेश्चन आया हुआ है। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, वो देख लेना। उसमें तीनों सेल्स बता रखी है, फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर बनाती है, मैक्रोफेज जो फैगोसाइटिक थी, और मास्ट सेल जो स्टामिन सेरोटोनिन को रिलीज करती है। अब एग्जांपल बच्चों इसके, ये अपने एनसीईआरटी का एग्जांपल पहला, टीला सबक्यूटेनिया। क्या लिखा मैंने, टीला सबक्यूटेनिया। सब का मतलब बच्चों नीचे, क्यूटेनिया यहां बोलते हैं स्किन को, क्यूटेनियस त्वचा। तो ये जो टिश्यू है ये स्किन के अपनी त्वचा के नीचे मिलेगा, और एक्चुअल में स्किन को मसल से जोड़ता है। आपकी स्किन को किससे जोड़ेगा, मांसपेशियों से, वो है टीला सबक्यूटेनिया। और कुछ जगह जो स्किन की जगह एक और वर्ड यूज कर लेते हैं, इंटेगुमेंट, भी मिल सकता है आपको, इंटेगुमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं अधावरण, त्वचा की जगह। तो ऐसे भी आ जाता है, इंटेगुमेंट को किससे जोड़ेगा, मसल से। वैसे माइनर सा डिफरेंस है, इंटेगुमेंट अगर मैं वर्ड लिखूं ना, अध्यावरण, तो इंटेगुमेंट में स्किन और उसके डेरिवेटिव व्युत्पन्न
त्वचा के उत्पन्न बच्चों नाखून और बाल, नेल और हेयर होते हैं। तो स्किन के साथ अगर आप नेल्स और हेयर को भी ऐड करो तो उसके लिए क्या बढ़ा जाता है, इंटेगुमेंट। बाकी दोनों को सेम भी बोल सकते हैं। तो टीला, टीला का मतलब लेयर, सबक्यूटेनिया किसके नीचे, स्किन के नीचे, ये स्किन को मसल से जोड़ता है, जो कौन सा टिश्यू है, एरियोलर। दूसरा बच्चों सब म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड ट्रेकिया। सब म्यूकोसा याद आ गया ना, अधर श्लेष्मिका याद कर लो, पीछे डाइजेशन वाला चैप्टर, वहां एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर लिखाई थी, सीरोसा, मसल्स, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा जो है वो भी किसका बना था, लूज कनेक्टिव टिश्यू, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल का हो चाहे ट्रेकिया सांस की नली का हो। इसी के ड्यूडिनम के इस पार्ट में दिमाग पे जोर डालो, ग्रहणी ड्यूडिनम के सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड बताई थी बच्चों, ब्रूनर ग्लैंड। वही अगला ओवेरी का मेडुला पार्ट, ओवेरी अंडाशय, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ओवेरी की बच्चों जो ट्रांसफर सेक्शन देखते हो आप 12th एनसीईआरटी का ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम 3rd चैप्टर में डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, ओवेरी का ट्रांसफर सेक्शन। ओवेरी के बच्चों 2 पार्ट बता देते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। किडनी में भी आते हैं ना 2 पार्ट, हमेशा पेरिफेरल जो होगा परिधि पर होगा वो कॉर्टेक्स होगा, और बच्चों सेंटर मिड में जो होगा वो मेडुला होगा। तो जो मेडुला वाला पार्ट है ओवेरी का मेडुला वाला, वो कौन सा टिश्यू रहेगा, स्पॉन्जी लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए इसमें आपको ब्लड वेसल्स और क्या मिलेगी, नर्व फाइबर। तो पहला आपने कौन सा कर लिया, एरियोलर और स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू, जिसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टीला सबक्यूटेनिया, जो स्किन को जोड़ेगा किससे, मसल से। दूसरा बच्चों सब म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ट्रेकिया, और एक ओवेरी का कौन सा पार्ट, मेडुला। सेकंड बात करते हैं, एरियोलर के बाद बच्चों आया एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज नाम से आपके माइंड में बच्चों क्या आता है कि वो वाला टिश्यू जहां कौन जमा होती है, फैट, जो वसा को स्टोर करता है, वो कौन सा टिश्यू, एडिपोज। और एडिपोज एक्चुअल में ये मॉडिफाइड एरियोलर ही होता है, या यूं कहूं तो जो एडिपोज है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ही रूपांतरण है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ही रूपांतरण, मॉडिफिकेशन होता है। बस डिफरेंस इतना सा है, इस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में एक नई सेल्स आ जाती है, वो कौन सी थी, एडिपोसाइट सेल। इनमें आ जाती है एडिपोसाइट सेल, और एडिपोसाइट वो सेल थी ना जो फैट को, वसा को क्या करे, संचित करे, स्टोर करे। तो एडिपोसाइट से कौन सा टिश्यू आ गया, एडिपोज। अब इसमें बच्चों फैट की जो है वो 2 टाइप की बता रहे थे अपन, एक तो होती है ब्राउन फैट, एक नाम लिख रहा हूं बच्चों में व्हाइट फैट। सफेद वसा और भूरी वसा, ये 2 फैट है। ये डिपेंड करता है कि उसमें कौन से फैट ग्लोब्यूल है, जो 2 टाइप के थे। जैसे ब्राउन फैट में तो वो मल्टीलोकुलर बच्चों लिखा दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में, अगर एक से ज्यादा फैट ग्लोब्यूल है तो मल्टीलोकुलर, एक है तो मोनोलोकुलर। याद आ गया, लास्ट लेक्चर में आ गया था। तो यहां एक से ज्यादा फैट ग्लोब्यूल है बच्चों, मल्टीलोकुलर, इसलिए ये एनर्जी ज्यादा देगा, इससे एनर्जी कम। ऐसा बताते हैं बच्चों की ब्राउन फैट जो होती है, भूरी वसा व्हाइट फैट के कंपेयर 20 टाइम्स 20 गुना ज्यादा एनर्जी देती है। और ब्राउन फैट में एनर्जी ज्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर भी ज्यादा होगी ना, क्योंकि पावर हाउस ऑफ बोलते हैं अपन सेल, एनर्जी देने वाला कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। ये यहां ज्यादा होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। ब्राउन फैट में बच्चों अभी जो ब्राउन कलर है इसका, इसके लिए आप याद रख सकते हो साइटोक्रोम पिगमेंट होता है इसमें, प्लांट्स में भी यूज करते हैं अपन साइटोक्रोम वर्णक, वो साइकिल में आते हैं ना साइटोक्रोम सी वो वगैरह। तो ये साइटोक्रोम पिगमेंट की वजह से इनका कलर कैसा होगा, ब्राउन। ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब देखो ब्राउन और व्हाइट फैट के एग्जांपल अगर बच्चों बोलूं मैं,
ब्राउन फैट एक तो याद रख लेना, इन्फेंट बोले तो छोटे बच्चों में, एक जो हाइबरनेट एनिमल होते हैं, हाइबरनेट का मतलब जो निष्क्रियता दर्शाते हैं, पहले मैं लिखा देता हूं आपको एग्जांपल। और जो व्हाइट फैट है बच्चों, ये अपने को मिलेगी एडिपोसस, हम्प ऑफ कैमल, इनमें ब्लबर एक होता है। तो जो व्हाइट ब्राउन फैट है वो तो छोटे बच्चों में, नवजात छोटे बच्चे होते हैं बच्चों, उनमें ब्राउन फैट मिलती है। अब ब्राउन फैट के लिए आपको बताया कि वो एनर्जी क्या देगी, ज्यादा। तो छोटे बच्चों में, इनिशियल स्टेज में बच्चों, जो इन्फेंट है, छोटे बच्चे हैं, उनका इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षी तंत्र ज्यादा विकसित नहीं होता। तो उन बच्चों को कोल्ड रेजिस्टेंस, ठंड से बचाने का काम, कोल्ड रेजिस्टेंस ज्यादा ठंड से बचाने के लिए उनकी बॉडी में कौन होती है, ब्राउन फैट, जो क्या देगी, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी ताकि उनको ठंड कम लगे। तो कोल्ड रेजिस्टेंस कैपेसिटी किससे आई उनमें, ब्राउन फैट। हाइबरनेट समझ गए, जैसे लिजार्ड है बच्चों, छिपकली। अब जो लिजार्ड है वो विंटर टाइम में, भयंकर सर्दियों में दिखाई नहीं देती है, उस टाइम वो खुद को इनएक्टिव कर लेती है बच्चों, दैट्स कॉल्ड हाइबरनेशन। तब जब वो खुद को इनएक्टिव करेगी, खाना पीना सब बंद कर देगी, और उस समय सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत कौन होगा, ब्राउन फैट, बिकॉज प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन व्हाइट फैट। क्लियर बच्चों? अब देखो व्हाइट फैट, श्वेत वसा के एग्जाम्पल अपना एडिपोसस, ये अपने में होता है स्किन के नीचे, अपनी जो स्किन है इसके नीचे आता है एडिपोज टिश्यू, ये वही है, इसी को बोलते हैं एडिपोसस। और जो हम्प ऑफ कैमल है, ऊंट की बच्चों कुबड़, ऊंट की कुबड़ देखे ना, कुबड़ कूब बोलते हैं अपन, उसमें भी ऊंट जो है वो व्हाइट फैट, सफेद वसा को क्या करेगा, स्टोर करता है। तो ये जो है एग्जांपल, ये व्हाइट फैट के, या गई ब्राउन फैट। ब्राउन फैट एनर्जी क्या देगी, ज्यादा। तो पहला एडियोलर, एडियोलर का ही रूपांतरण बच्चों कौन आया, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आया। एडिपोज में नाम से ही कौन सी सेल याद रख लो, एडिपोसाइट। एडिपोसाइट का काम फैट को, वसा को स्टोर करना। चलें आगे। फिर सेकेंड अपन ने बताया था एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सघन संयोजी उत्तक। डेंस के बच्चों दो टाइप बता रहे थे अपन, डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो में, एक तो लिखा था डेंस रेगुलर, सघन नियमित संयोजी उत्तक, और एक लिखा था डेंस इर्रेगुलर, सघन अनियमित संयोजी उत्तक। और ये जो डिवाइडेशन था बच्चों, ये इसके ओरिएंटेशन के बेस पर होता है, अभिविन्यास के आधार पर। इसके बेस पर बताया, ओरिएंटेशन या अभिविन्यास, कि इसमें जो फाइबर है, चूंकि कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, तो फाइबर भी मिलेंगे, कोलेजन हो सकता है, वो इलास्टिक हो सकता है, इनमें सेल्स भी मिलेगी। तो सेल्स और फाइबर का अभिविन्यास कैसा है, वो टिश्यू के अंदर कैसे विन्यासित है, कैसे व्यवस्थित है, उस बेस पर इसके दो टाइप आ गए। नाम से याद रख लेना, रेगुलर का मतलब नियमित, इरेगुलर अनियमित। जैसे बच्चों सीधे से डायग्राम से बता दूं मैं, रेगुलर में मान लो ये तो आ गए बीच में फाइबर, व्हाइट फाइबर मान लो, ये आ गई फाइबर बनाने वाली सेल, इसको अपन बोल देंगे फाइब्रोब्लास्ट। ये तो आ गए फाइबर, और ये फाइबर बनाने वाली सेल फाइब्रोब्लास्ट, तो बीच में मैट्रिक्स रहता है। तो डायग्राम से पता चल रहा है ना बच्चों की फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट बिल्कुल व्यवस्थित है, फुल्ली अरेंज्ड है। अल्टरनेट फॉर्म में फाइब्रोब्लास्ट, फिर फाइबर, फिर फाइब्रोब्लास्ट, फिर फाइबर, बीच में मैट्रिक्स। अब जो इरेगुलर होता है उसमें वो ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, फाइबर अलग है, कहीं फाइबर है तो कहीं कहीं फाइब्रोब्लास्ट सेल है। तो मतलब अगर फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट बिखरे हुए हैं, अनियमित है, अव्यवस्थित है,
तब वो इरेगुलर, और अगर वो पूरी तरह से सीक्वेंस में जमे हुए हैं तब डेंस रेगुलर। समझ गए? इसके भी दोनों डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखे हैं, देख लेना डायग्राम। में बार बार बोलता हूँ, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते टाइम डायग्राम को भी देखना है, लेवलिंग चेक करनी है, क्योंकि एम्स का जो बच्चों एग्जाम होता था उसमें हर बार 2 से 3 डायग्राम के क्वेश्चन आते थे, तो डायग्राम एज इट इज एनसीईआरटी से आते थे। अब चूंकि नीट और एम्स को मर्ज कर दिया गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन आए तो एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे, वो भी आपको साथ साथ देखने हैं। अब डेंस रेगुलर के जो एग्जाम्पल है, इसके 2 एग्जाम्पल बच्चों, टेंडन एंड लिगामेंट, दोनों बताए हुए आपको। टेंडन कोलेजन फाइबर, लिगामेंट इलास्टिन फाइबर। टेंडन जो बोन को जोड़ेगा मसल से, लिगामेंट जो बोन को जोड़ेगा बोन से। और डेंस इरेगुलर का बच्चों एग्जांपल आया डर्मिस ऑफ स्किन, त्वचा की चर्म स्तर। तो आपकी जो स्किन है ना, मैं बताता भी हूं बच्चों, स्किन की जो आउटर कवरिंग है सबसे बाहर, ये तो कौन सी हुई? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे ये बच्चों लेयर कौन सी आ गई? डर्मिस। और डर्मिस के नीचे यहां ये वो आपका टिश्यू आ गया, ये वो टिश्यू है जो फैट को स्टोर करेगा, वो कौन सा हुआ? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर आपके स्किन की बच्चों लेयर पूछे, त्वचा की परतें आए, तो सबसे आउटर लेयर है एपिडर्मिस, अधिचर्म, उसके अंदर है डर्मिस, फिर वो अलग से टिश्यू की लेयर आ गई एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस को अपन ने अभिविन्यास के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेगुलर और इरेगुलर, सघन नियमित और सघन अनियमित संयोजी उत्तक। अगला बच्चों, इसी डेंस को और 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये जो अपन ने वर्गीकरण किया था वो तो ओरिएंटेशन अभिविन्यास के आधार पर था। इसके अलावा डेंस कनेक्टिव टिश्यू में 2 पार्ट आते हैं, एक तो फाइबर के बेस पर, कि इसमें कौन से फाइबर है, कौन से तंतु है। एक को बोलते हैं WFCT, एक बच्चों आता है YFCT, इंपॉर्टेंट है। WFCT तो सुन रखा है अपन ने, वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में क्या बोल दूं? श्वेत तंतुमय संयोजी उत्तक। और वाई आ गया, तो ये कौन सा बना? येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, पीला तंतुमय संयोजी उत्तक। तो कौन से फाइबर है उसके अकॉर्डिंग नाम रख दिया। तो व्हाइट फाइबर आते ही दिमाग में कौन से आए? कोलेजन। येलो फाइबर आते ही बच्चों कौन आए? इलास्टिन। तो इसमें व्हाइट फाइबर में तो ओनली कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, नाम ही व्हाइट फाइबर है, तो किसका बना होगा? केवल कोलेजन तंतुओं से बना होता है। कोलेजन फाइबर इसको स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, एक तरह से मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए बच्चों जो WFCT है वो जनरली बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की आउटर कवरिंग बनाता है। अभी बताऊंगा मैं कुछ एग्जांपल। बॉडी में बच्चों जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, शरीर के जो अंग होते हैं, उनका जो बाह्य आवरण है, उनकी जो आउटर कवरिंग है, वो जनरली किसकी बनी होती है? WFCT, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और आउटर कवरिंग है तो ये उस ऑर्गन को क्या देगा? सुरक्षा, प्रोटेक्शन। समझ गए? अब जैसे एग्जांपल से बता दूं मैं आपको, WFCT का एक एग्जांपल लिखा मैंने, और पे लिखा ड्यूरामेटर। बच्चों ड्यूरामेटर लिखते ही दिमाग में आया दृढ़ तानिका, कहां सुना है नाम? ड्यूरामेटर जो किसकी कवरिंग है? अपने ब्रेन की। तो जो आपका ब्रेन है उसका सबसे बाह्य आवरण, उसकी आउटर कवरिंग क्या कहलाती है? ड्यूरामेटर। और वो किसकी बनी होगी? WFCT। ऐसे ही मैंने लिखा स्क्लेरा, ये किसकी कवरिंग है? अपनी आईज की। इसको हिंदी में बोले दृढ़ पटल। ये क्या कहलाती है? दृढ़ पटल। इसके अलावा मैंने लिखा बच्चों अगला एग्जांपल, ग्लीसन कैप्सूल
ग्लीसन संपुट, ये इंपॉर्टेंट किसकी कवरिंग है? लीवर की। डाइजेशन वाले चैप्टर में आता है यकृत का बाह्य आवरण क्या? ग्लीसन कैप्सूल, WFCT। एक और लिखूं मैं, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया कवरिंग है वृषण की। तो टेस्टिस की बाह्य कवरिंग को बोलते हो ट्यूनिका अल्बुजिनिया। वो भी किसका बना? WFCT। अपन ने लिखा टेंडन, कंडरा। टेंडन भी किसके बने होते हैं? कोलेजन फाइबर के। और बच्चों टेंडन जब लिख ही दिया, एक में वर्ड लिख रहा हूं, टेंडो कैल्केनियम। टेंडो कैल्केनियम, ये देखो क्या है। तो टेंडो कैल्केनियम अपने शरीर का सबसे बड़ा टेंडन है, लार्जेस्ट टेंडन ऑफ बॉडी। क्या नाम है? टेंडो कैल्केनियम। अब रटना कुछ नहीं है बच्चों, टेंडो का टेंडन हुआ। टेंडन जो बोन को किससे जोड़े? मसल से। ये कौन सी बोन है? कैल्केनियम बोन। जोड़ डालो दिमाग पे। मूवमेंट लोकोमोशन वाले चैप्टर में लिखाई आपको एक बोन है कैल्केनियम। अरे आपकी हील, आपकी जो एडी है, हील जो होती है ना पैरों में, हील, उस बोन को क्या बोलते हो? कैल्केनियम। वहां से जो जुड़ा हुआ टेंडन है वो टेंडो कैल्केनियम, जो अपनी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट टेंडन होता है। तो व्हाइट फाइबर क्या बनाएगा? अलग अलग ऑर्गन्स की आउटर कवरिंग, जैसे ब्रेन की आउटर कवरिंग ड्यूरामेटर, आइज की आउटर कवरिंग स्क्लेरा, लीवर का बाह्य आवरण ग्लीसन संपुट, इसे क्या बोलेंगे बच्चों? ग्लीसन संपुट। वृषण का बाह्य आवरण ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और सबसे टेंडन भी एग्जांपल ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये WFCT के एग्जांपल, जो जनरली अलग अलग ऑर्गन्स का बाह्य आवरण बनाता है। तो यूं कहूं तो ये फिक्स है बच्चों, जो भी आउटर कवरिंग जहां भी लिखेंगे ना अपन, वो ऑटोमेटिकली किसका बना होगा? WFCT। अब YFCT पे आते हैं येलो फाइबर। येलो फाइबर में कौन आ गए? इलास्टिन फाइबर भी होते हैं, कोलेजन भी होते हैं, दोनों होते हैं, लेकिन ये इलास्टिन यहां ज्यादा है। तो देख लो, इसमें व्हाइट फाइबर में केवल कोलेजन था, येलो फाइबर में कोलेजन के साथ इलास्टिन भी आ गया। अब कोलेजन तो हर जगह होता है बच्चों, क्योंकि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी है? कोलेजन। सबसे ज्यादा फाइबर कौन से हैं? कोलेजन। वो हर जगह मिलेंगे। तो येलो फाइबर में कोलेजन भी है, लेकिन साथ में कौन आ गया? इलास्टिन। ये पीले तंतु होते हैं। और इलास्टिन नाम लिखते ही कौन सी प्रॉपर्टी याद आई? इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता का गुण आ जाएगा। अब इसके एग्जांपल लिगामेंट, स्नायु। लिगामेंट में इलास्टिसिटी, जॉइंट में जो प्रत्यास्था मूवमेंट होती है वो इसी वजह से बच्चों। इसके अलावा अपनी ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई और वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड, वाकरज्जु। तो येलो फाइबर लिगामेंट में आ गया, जबकि व्हाइट फाइबर टेंडन में आ गया था। ब्लड वेसल्स में, वायु कूपिका में, और वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड, वास्तविक वाकरज्जु। अब देखो ब्लड वेसल्स में बच्चों, रक्त वाहिनियों में जब रक्त ब्लड बहता है, फ्लो करता है, तो मान लो अंदर से ब्लड का प्रेशर लगा, प्रेशर लगती है, ब्लड वेसल्स फैल गई, प्रेशर कम होती, वापस कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो फैलना, डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन। इस प्रॉपर्टी को आप इलास्टिसिटी बोल सकते हो ना। एल्वियोलाई, वायु कूपिका, जब आपने सांस ली, हवा फेफड़ों में गई, तो फेफड़े और एल्वियोलाई फूल गई, हवा छोड़े, एक्सपायरेशन किया तो पीछे गई। ये डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन। कौन सी प्रॉपर्टी? इलास्टिसिटी। उसके लिए जिम्मेदार कौन? इलास्टिन फाइबर। और वाकरज्जु ध्यान हो तो ये अपने कंठ में होते हैं, लैरिंक्स में होते हैं बच्चों, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड। तो वाकरज्जु में जब वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, तब ध्वनि उत्पन्न होगी, और कंपन के लिए उसमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? इलास्टिसिटी। तो रटना नहीं, समझना है, बात पैसे में घुसानी है। तो येलो फाइबर आते हैं वो इलास्टिन हुए, इलास्टिन होते ही कौन सी प्रॉपर्टी ले आएंगे? इलास्टिसिटी। चले आगे, ये दूसरा आ गया डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर।
उसके अलावा येलो फाइबर और व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट बच्चों ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके एक दो और अलग से दे रखे हैं, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन बता देता हूं सिंपली। एक बता रखा है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये भी नाम से 3 टाइप के फाइबर थे ना, कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलर। तो जिसमें कोलेजन प्रोटीन थी वो तो व्हाइट फाइबर हो गए, जिसमें इलास्टिन थी वो येलो फाइबर हो गया, और जिसमें बच्चों रेटिकुलर प्रोटीन होती है वो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये वो रेटिकुलर फाइबर वाले आ गए। और इसका एग्जांपल आपको वहां लिखा दिया था मैंने, कौन से ऑर्गन में मिलेगा, लिम्फोइड ऑर्गन में। कौन से ऑर्गन में मिलेगा, लसिकाभ अंगों में। लसिकाभ अंग 2-3 बार बता चुका हूं मैं। लिम्फोइड ऑर्गन प्राइमरी पूछे तो बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड, सेकेंडरी पूछे तो बच्चों पेयर्स, पेचेस, टॉन्सिल, अपेंडिक्स, वो सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो एक इसमें याद रखो तो ओवेरी जो है अंडाशय का कॉर्टेक्स पार्ट, अभी पीछे बता दिया था ना कि ओवेरी का पेरिफेरल पार्ट कॉर्टेक्स और मिड वाला मेडुला। कॉर्टेक्स में तो कौन सा टिश्यू, रेटिकुलर, और मिड में कौन सा था, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे ही एक अलग से बता रखा है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, वर्णकी संयोजी ऊतक, ये भी नाम से बच्चों। पिगमेंटेड का मतलब इसमें कौन मिलेंगे, पिगमेंट, इसमें वर्णक होते हैं। वर्णक जो क्या प्रदान करते हैं, कलर, ये रंग प्रदान करने वाला टिश्यू है। जैसे अपनी आंखों में रेटिना, कोरोइड, ये कलर्ड पार्ट होता है, कोरोइड रक्तक पटल बोलते हैं बच्चों अपने आंख का कलर्ड पोर्शन, रंग दिखाने वाला ये है। और इसमें वैसे तो कनेक्टिव टिश्यू तो पिगमेंटेड है, और एपिथेलियम की बात है ना बच्चों, तो इसकी सेल होती है क्यूबोइडल, घना का। तो 2 अपन ऐसे एक्स्ट्रा में बता दिए मैंने, नाम से याद रह जाएंगे। रेटिकुलर की बात आए तो उसमें कौन मिलेगा, रेटिकुलर फाइबर। और पिगमेंटेड की बात आए तो जिसमें पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं, जो क्या प्रोवाइड करते हैं, कलर। जैसे आंख में रेटिना, आंख का कोरोइड, कोरोइड बच्चों रक्तक पटल को बोलते हैं। इसमें कनेक्टिव टिश्यू तो पिगमेंटेड होता है। और एपिथेलियल की बात आए तो कौन सी सेल मिलेगी, क्यूबोइडल या तो घनाकार। अगला जो टाइप है कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों, तो पहला एपिथेलियल कनेक्टिव, कनेक्टिव में अपन ने एरियोलर हो गया, एडिपोज हो गया, डेंस रेगुलर हो गया, इरेगुलर हो गया। अब वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल में एक तो स्केलेटल था, एक वेस्कुलर था। वेस्कुलर संवहनीय में बच्चों 2 थे, ब्लड और लिम्फ, रक्त और लसिका, वो दोनों तो सर्कुलेटरी के पार्ट है, परिसंचरण के। यहां मैं आपको बताऊंगा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के दोनों पार्ट, बोन्स और कार्टिलेज। तो अगला अपना पॉइंट है इसी में कंकालीय संयोजी ऊतक, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, इसी को बोलेंगे सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग क्यों बोला, क्योंकि बॉडी को क्या देगा, सपोर्ट करता है, सहारा देता है, क्योंकि इसमें बोन्स आती है, कार्टिलेज आता है। स्केलेटल कंकालीय संयोजी ऊतक और सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके दोनों जो बोन्स और कार्टिलेज है, इसमें कुछ मैं डिफरेंस बच्चों बता देता हूं। कार्टिलेज एक साइड में लिखा मैंने बोन, अस्थि और उपास्थि। कार्टिलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपास्थि, और बोन क्या आ गई, अस्थि। अब कार्टिलेज में बच्चों देखो, सबसे पहले कि जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स समझ गए ना, कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें सेल भी होगी, उसमें फाइबर भी होगा, उसका जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो क्या था, मैट्रिक्स। इसका जो मैट्रिक्स है बच्चों कार्टिलेज का, वो सॉलिड होता है, वो प्लायबल होता है। प्लायबल का मतलब आनम्य, आनम्य का मतलब लचीला बोल सकते हो आप, फ्लेक्सिबल, लचीला। जैसे ये वाला ईयर पिन्ना क्या है, बोन है कि कार्टिलेज है,
दिख रहा ना इसमें इलास्टिसिटी है तो कार्टिलेज है, जबकि बोन बच्चों होती है वो हार्ड होगी। जैसे नाक को यहां से टच करो, ये हार्ड है बोन, और टिप ऑफ नोज यहां टच करो, ये कैसा है, फ्लेक्सिबल है, वो कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉलिड है, प्लायबल होता है, जबकि बोन का मैट्रिक्स हार्ड और नॉन प्लायबल होता है अनम्य, कठोर और नॉन प्लायबल, इसमें लचीलापन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बोन में बच्चों किसका जमाव, कैल्शियम का जमाव होता है। हड्डियों में कौन जमता है, कैल्शियम, जबकि कार्टिलेज में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता। तो ये सॉलिड, प्लायबल, वो हार्ड और नॉन प्लायबल। कार्टिलेज में बच्चों इस स्टडी को बोलते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी। कॉन्ड्रिन टर्म अपन कार्टिलेज के लिए यूज करेंगे, लॉजी का मतलब अध्ययन। बोन की स्टडी को क्या बोल लो, ऑस्टियोलॉजी। पहले भी बताया था, ओएस, ओस वर्ड जहां भी आए बोन्स के लिए आता है। नेक्स्ट मैंने लिखा कॉन्ड्रियोब्लास्ट, अपने लिखा कॉन्ड्रियोप्लास्ट, एक लिखा कॉन्ड्रियोसाइट। तो फिक्स है, ब्लास्ट का मतलब क्या बताया था, फॉर्मेशन। तो जो सेल कार्टिलेज बनाएगी वो कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहलाएगी। क्लास का मतलब बच्चों, जहां भी क्लास वर्ड आएगा इसका मतलब डीजनरेशन, डिग्रेडेशन, अपघटन, टूटना। तो ब्लास्ट लिखा हुआ है तब तो है फॉर्मेशन, और क्लास लिखा हुआ है तब क्या है, डीजनरेशन। तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट तो वो सेल हुई जो कार्टिलेज बनाएगी, फॉर्म करती है, और कॉन्ड्रियोब्लास्ट मतलब वो सेल जो कार्टिलेज को अपघटित करेगी, डीजनरेट करेगी, तोड़ेगी। और कॉन्ड्रियोसाइट, साइट का मतलब क्या है, सेल, कार्टिलेज की सेल। इधर लिख लो ऐसे ही, बोन को बनाने वाली ऑस्टियोब्लास्ट, बोन को तोड़ने वाली ऑस्टियोक्लास्ट, और बोन की सेल को क्या बोल दिया, ऑस्टियोसाइट। तो कॉन्ड्रिन कार्टिलेज के लिए, ओसिन वर्ड अपन लिखेंगे बोन के लिए। नेक्स्ट डिफरेंस बच्चों, कार्टिलेज में इसमें जो प्रोटीन है उसको बोल देंगे कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कॉन्ड्रिन वर्ड कार्टिलेज के लिए चलेगा। बोन में जो प्रोटीन है उसको बच्चों बोलते हैं ओसिन प्रोटीन। बोन की प्रोटीन कौन सी आ गई, ओसिन प्रोटीन। यहां कॉन्ड्रियोटिन 6 सल्फेट होता है, वो मैट्रिक्स में एक साल भी मिलता है, वो भी लिख सकते हो आप, कॉन्ड्रियोटिन 6 सल्फेट। तो कहने का मतलब है कि कॉन्ड्रिन वर्ड चल रहा ना, वो ऑटोमेटिकली कार्टिलेज के लिए होगा, और वहां प्रोटीन कौन सी होगी, ओसिन। इसकी जो आउटर कवरिंग है उसको बोल देंगे पेरिकॉन्ड्रियम। इसकी आउटर कवरिंग को बोल दिया पेरिओस्टियम। पेरी, पेरिफेरल, आउटर, ये एक्चुअल में इनकी क्या है, आउटर कवरिंग, बाह्य। तो कार्टिलेज की आउटर कवरिंग बच्चों पेरिकॉन्ड्रियम, बोन का पेरिओस्टियम। और चूंकि आउटर है तो किसकी बनी होगी, तो सीधा आंसर हो जाएगा WFCT, वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, इसको एवेस्कुलर बोलते हैं, बोन्स वेस्कुलर वर्ड यूज करते हैं। तो वेस्कुलर संवहनीय, संवहनीय वो जिनमें कौन हो, ब्लड वेसल। तो हड्डियों में बच्चों खुद की ब्लड सप्लाई होती है, और कार्टिलेज के लिए ऐसा मानते हैं कि उपास्थि में खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती। हालांकि एक्सेप्शनली पेरिकॉन्ड्रियम में ब्लड हो सकती है, वह ब्लड वेसल्स, बाकी कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो असंवहनीय, एवेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर। कार्टिलेज की बच्चों ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल होती है, एक दिशीय वृद्धि। चलो मैं आगे इसको वैसे जब डायग्राम बनाऊंगा वहां बता दूंगा। अब इसमें ये रख लो कि कार्टिलेज की जो सेल है कैविटी में 1 to 4 कॉन्ड्रियोसाइट मिल सकती है।
इसमें लेकुना में केवल एक ओस्टियोसाइट होती है। ये देखो बच्चों क्या है, लेकुना का मतलब ये जैसे कैविटी, गुहा, इस कैविटी को क्या नाम दिया है, लेकुना। तो इस कैविटी में सेल है कॉन्ड्रियोसाइट, वो अधिकतम 4 तक हो सकती है, जैसे 2 मिल सकती है, 2 कॉन्ड्रियोसाइट, वो 3 हो सकती है और वो 4 हो सकती है। जबकि जो बोन्स है वो एक कैविटी में ओस्टियोसाइट बच्चों एक ही मिलती है, एक लेकुना में ओस्टियोसाइट केवल एक, और कार्टिलेज कॉन्ड्रियोसाइट 4 तक प्रेजेंस हो सकती है। तो फिर से मैं डिफरेंस बता दूं, ये हमने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की बात की है, कंकालीय संयोजी ऊतक, जिसमें बोन्स और किसको रखा है, कार्टिलेज को, जो आपको क्या देता है, सपोर्ट। कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉलिड और प्लायबल है, बोन का मैट्रिक्स हार्ड और नॉन प्लायबल है, उसमें लचीलापन नहीं होता, बिकॉज कौन जमा हो गया, कैल्शियम। इसका स्टडी कॉन्ड्रियोलॉजी, फॉर्मेशन कॉन्ड्रियोब्लास्ट, नष्ट करने वाली कॉन्ड्रियोब्लास्ट, और सेल को बोल देंगे कॉन्ड्रियोसाइट। ये ओस्टियो वर्ड यूज कर दो। इसमें प्रोटीन कॉन्ड्रिन, बोन में ओसीन, पेरिकॉन्ड्रियम इसकी आउटर कवरिंग, पेरिओस्टियम बोन्स की आउटर कवरिंग। ये बिना ब्लड वेसल्स के, ये वेस्कुलर। इसके लेकुना कैविटी में 4 तक कॉन्ड्रियोसाइट मिल सकती है, अप टू 4 कॉन्ड्रियोसाइट। जबकि बोन की जो कैविटी है उसमें एट ए टाइम 1 ओस्टियोसाइट थी, और उस कैविटी को क्या बोला, लेकुना। चलिए आगे बच्चों, कंपैरेटिवली में बोन्स और कार्टिलेज के डिफरेंस याद रख लेना, इससे याद हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब मैं बताता हूं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के टाइप्स की अपन बात करें, फिर अपन बोन्स पे आते हैं। तो जो कार्टिलेज के बच्चों टाइप्स है, उपास्थि को, कार्टिलेज को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट बच्चों एक आती है हाइलीन कार्टिलेज, एक हम बात करेंगे फाइब्रस कार्टिलेज, एक आएगी कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो उपास्थि को हमने 3 प्रकार में, 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। हाइलीन, हाइलीन को हिंदी में नाम देंगे काचाभ उपास्थि, हाइलीन। दूसरी फाइब्रस, जिसको हिंदी में बोला तंतुमय उपास्थि, और तीसरी कौन सी बच्चों, कैल्सिफाइड। तो हाइलीन जो पहली है, काचाभ, काचाभ का मतलब होता क्लियर, कांच की तरह पारदर्शी, ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। तो इसका जो बच्चों हाइलीन का मैट्रिक्स होता है, वही लिक्विड वाला पार्ट मैट्रिक्स, वो बिल्कुल क्लियर होता है, स्वच्छ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देखा जा सकता है। लेकिन कुछ कोलेजन फाइबर यहां भी होते हैं, कोलेजन फाइबर हर जगह होते हैं, क्योंकि बॉडी में वो सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए बच्चों आपको क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी मिलेगा कि हाइलीन कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट। तो हम सेमी ट्रांसपेरेंट बोल देंगे, अर्ध पारदर्शी, बिकॉज कुछ बीच बीच में कोलेजन फाइबर होते हैं। जैसे ये तो पूरी तरह से क्लियर है, और बीच में थोड़े थोड़े कोलेजन फाइबर आ गए जगह जगह, जिसको सेमी, अर्ध वर्ड यूज कर लेते हैं। और हाइलीन का एक बच्चों, ये आपकी बॉडी में मैक्सिमम होती है, अपने शरीर में सबसे ज्यादा अगर कोई कार्टिलेज है तो वो कौन सी है, हाइलीन है। एग्जाम्पल इसके कहां कहां मिलती है, तो बच्चों ये अपने नेजल सेप्टम, ये अपने को मिलती है ट्रेकिया के रिंग्स में, ये अपने को मिलती है रिब्स में, ये मिलती है आर्टिकुलर जॉइंट्स में, तो यही कार्टिलेज आपको लैरिंक्स में ही मिलती है। तो हाइलीन जो है वो बॉडी में आपके सबसे ज्यादा मिलने वाली कार्टिलेज है, जो कहां कहां है देखो बच्चों। पहला एग्जांपल लिखा मैंने नेजल सेप्टम, हिंदी में बोला नासापटल, कहां, ये वाला, ये नाक है ना अपना, नोज। तो नोज में बच्चों ये तो नेजल चैम्बर हुए, ये 2 नोस्ट्रिल हुए, ये वाला बीच में जो पट है सेप्टा, जो चैम्बर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसमें बोन भी होती है और साथ में कार्टिलेज भी होती है।
तो जो कार्टिलेज इसमें है वो एक्चुअल में कौन सी हुई? हाइलीन। ट्रेकिया के रिंग्स याद आ गए? अपना ट्रेकिया, सांस की नली, ट्रेकिया में छल्ले होते हैं और वो छल्ले ट्रेकिया को पिचकने से रोकते हैं, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया। और वो छल्ले जो है वो भी किसके बने? हाइलीन कार्टिलेज। रिब्स अपनी पसलियां, उसका जो कार्टिलेज पार्ट है वो भी हाइलीन है। आर्टिकुलर, ये बच्चों देखो एक नया नाम, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो अपने जॉइंट पर होती है। जॉइंट, दो हड्डियां जहां जुड़े, दो बोन्स, दो अस्थियां जुड़ती है, उसके बीच में बच्चों यहां एक कार्टिलेज होती है, उसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो आर्टिकुलर जो उपास्थि है वो जॉइंट संधियों में पाई जाती है जहां दो बोन आपस में जुड़ती है, वो भी कौन सी है? लैरिंक्स अपना कंठ, कंठ में थायराइड, क्रिकोइड, रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में फिर बता दूंगा मैं। तो लैरिंक्स की कार्टिलेज में किसकी बनी है? तो बॉडी में बच्चों सबसे ज्यादा कार्टिलेज पूछे तो आंसर कौन सा आ जाएगा? हाइलीन। सेकंड बात करता हूं मैं फाइबर्स की। ऐसी कार्टिलेज जिसमें फाइबर होते हैं, तंतु होते हैं। अब वो तंतु कौन से हैं? या तो वो व्हाइट फाइबर कोलेजन हो सकते हैं बच्चों, या वो पीले इलास्टिन हो सकते हैं। तो अगर व्हाइट है तो इसको बोल दो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। अगर वो पीले तंतु है देन वी कॉल्ड येलो फाइब्रस कार्टिलेज। तो कौन से फाइबर है उस बेस पर दो आ गए, व्हाइट फाइबर है या येलो फाइबर। तो व्हाइट फाइबर में तो नाम ही है ऑटोमेटिकली, तो कौन आ गए? कोलेजन फाइबर प्रेजेंट। तो ऐसी कार्टिलेज या उपास्थि जिसमें कोलेजन तंतु होते हैं। पर बच्चों येलो में कौन हुआ? इसमें इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट। बस इसमें कोलेजन आ गए, इसमें इलास्टिन आ गए। एग्जाम्पल व्हाइट वाले इंपॉर्टेंट है, दो एग्जाम्पल आते हैं। एक तो बच्चों प्यूबिक सिम्फाइसिस, एक आता है इंटर वर्टिब्रल डिस्क। सुने क्या नाम? इंपॉर्टेंट नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसको हिंदी में बोला जघन संधान। क्या कहा? जघन संधान। अरे अपनी दो ये पेल्विक गर्डर होती है ना, सोनी मेखला में हड्डी होती है, इलियम, इशियम, प्यूबिस, दोनों प्यूबिस का जो जॉइंट है बच्चों वो कहलाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, अंतः कशेरु की बिंब। तो जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें कितनी वर्टिब्रा है, कितनी कशेरुकाएं हैं? तो आपका आंसर है 26। तो दो वर्टिब्रा, दो कशेरुका आपस में जहां जुड़ी रहती है वो होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दोनों बच्चों किसकी बनी? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। येलो फाइबर में कौन आए? इलास्टिन। इलास्टिन आती है कौन सी प्रॉपर्टी? प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। इसके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, मैं दो तीन नाम तो ई से याद करा देता हूं। ई से इलास्टिन, ई से इलास्टिसिटी, और ई से एग्जाम्पल आया ईयर पिन्ना, ई से आया एपिग्लोटिस बच्चों, और ई से कान में ट्यूब होती है, यूस्टेकियन ट्यूब। ई से आप याद रख सकते हो। ई से अपना ईयर पिन्ना, कौन सी कार्टिलेज? इलास्टिन। इलास्टिन है तो इलास्टिसिटी। ई से एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस याद करो, जो ग्लोटिस का ढक्कन था ना, घाटी ढक्कन, ये प्रत्यास्थ इलास्टिक है। ई से यूस्टेकियन ट्यूब, वही कान से एक ट्यूब आती है फेरिंक्स तक, यूस्टेकियन ट्यूब। एक अलग से इसमें एग्जांपल टिप ऑफ नोज, एआईटीबी में पुराना आया हुआ बच्चों, नाक की नोक, ये टिप ऑफ नोज, ये भी कैसी है? इलास्टिक। बस इलास्टिक है ना, ऐसे नाक को इधर ले गया, चला गया, जैसे आप छोड़ोगे ऐसा थोड़ी पल्ले वही रह गया, जहां है वापस वहीं आएगा, तो इलास्टिसिटी होती है। तो ईयर पिन्ना, एपिग्लोटिस, यूस्टेकियन ट्यूब और टिप ऑफ नोज। इसमें येलो फाइबर, ये वाला व्हाइट फाइबर। तो पहली हाइलीन कार्टिलेज जो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा फाइबर्स में कौन सी? व्हाइट और येलो फाइबर्स। लास्ट बच्चों कैल्सिफाइड जो है, नाम से कैल्सिफाइड का मतलब इसमें कौन होगा?
कैल्शियम जमाव, कैल्शियम का जमाव हो जाता है। वैसे कार्टिलेज में कैल्शियम नहीं होता, कैल्शियम तो बोन में होता है, लेकिन ये एक ऐसी कार्टिलेज उपास्थि है जिसमें कैल्शियम जमा होता है। और कैल्शियम जमने से ये कैसी हो जाती है बच्चों, बोन की तरह हार्ड हो जाती है। तो इसका एग्जांपल आता है हेड ऑफ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन नहीं, लॉन्ग बोन। लंबी अस्थियां जो होती है उनका जो सिर वाला पार्ट है, जैसे अपनी फीमर हुई, लॉन्ग जो बोन्स होती है उनका हेड वाला, ये ऊपर वाला ये पार्ट, इसको हेड कंसीडर कर लेते हैं। और ये जो हेड वाला पार्ट है वो एक्चुअल में किसका बना है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तीन टाइप की कार्टिलेज आपको बता दी, हाइलीन, फाइब्रस और कौन सी, कैल्सिफाइड। हाइलीन बॉडी में सबसे ज्यादा, और फाइब्रस आपके पास दो टाइप की है, इसमें एक तो व्हाइट फाइब्रस है, दूसरी बच्चों येलो फाइब्रस है। व्हाइट फाइब्रस नाम से समझ जाना, जिसमें कौन है, कोलेजन फाइबर। येलो फाइब्रस में कौन आ गए, इलास्टिन फाइबर। और कैल्सिफाइड में किसका जमाव, कैल्शियम। अब आते हैं अपन बोन्स पे। तो सबसे पहले मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ बोन, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ बच्चों बोन की बात करेंगे, लास्ट है। तो बोन्स के बाद अपना ये टिश्यू वाला चैप्टर यहाँ कंप्लीट। तो बोन की जब स्ट्रक्चर की बात आए तो मैं पहले एक सीधे से डायग्राम से आपको बता देता हूं बच्चों। जो बोन है अपनी, इसकी आउटर स्ट्रक्चर में जो पार्ट होते हैं, जैसे मान लो बोन के बच्चों एक स्ट्रक्चर बनाई है अपन ने, इसमें दो टाइप के बोन मेरो होते हैं, एजेस वाले पार्ट में यहां बोन। तो जो इसकी आउटर कवरिंग है ये वाली, आउटर कवरिंग को तो क्या बोलते हैं, पेरी ऑस्टियम। इनर जो कवरिंग है बच्चों ये कहलाती है एंड ऑस्टियम। इन दोनों के बीच यहां भरा रहेगा मैट्रिक्स। तो पेरी और एंड ऑस्टियम जो है ये तो बोन की कवरिंग हुई, बोन की क्या हुई, कवरिंग। और बोन के अंदर बच्चों दो बोन में हुई, तो मिड में आएगा येलो बोन मेरो, यहां एजेस पे जो होता है वो एक्चुअल में रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा। तो डायग्राम से समझ में आ रहा है कि जो बोन की बच्चों आउटर कवरिंग है, बाह्य जो आवरण है ये वाला आउटर, वो तो है पेरिओस्टियम, अभी बताया था, तो इसका बाह्य आवरण है जो WFCT का बनेगा। बोन की बच्चों जो अंदर वाली परत है वो एंड ऑस्टियम। ये बोन की दो कवरिंग डबल लेयर बच्चों आ गई। अब देखो पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम, पेरिओस्टियम एंडोस्टियम, इन दोनों के बीच यहां जो भरा रहता है वो क्या है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स पेरी और एंडोस्टियम के बीच भरा रहता है। और मैट्रिक्स जो है बच्चों, इसमें देखो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों साथ होते हैं, कार्बनिक भी होता है, तो इसमें कुछ पार्ट कार्बनिक का भी होता है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों। इनऑर्गेनिक बच्चों 65 to 68% होता है, मेन इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक है। इनऑर्गेनिक में भी सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो साल्ट है वो कैल्शियम फॉस्फेट। और जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है दूसरे वाला, इसमें प्रोटीन आ गई, वही ओसीन प्रोटीन, साथ में कोलेजन फाइबर भी बता सकते हो। तो पेरी और एंडोस्टियम तो बोन की क्या हुई, कवरिंग। इनके बीच जो भरा है वो कौन हुआ, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में दोनों टाइप के साल्ट आ गए, अकार्बनिक भी और कार्बनिक भी। इनऑर्गेनिक का बच्चों ये ज्यादा होता है 65 to 68%। बाकी बचा हुआ क्या है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कौन सी प्रोटीन आई, ओसीन। और इनऑर्गेनिक में भी सबसे ज्यादा कौन, कैल्शियम फॉस्फेट 80% तक होते हैं। उसके अलावा मैग्नीशियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो बोन पे बच्चों आयरन साल्ट डिपॉजिट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम ज्यादा डिपॉजिट होते हैं अपनी बोन्स पे। अब बोन में दो बोन मेरो आ गए, दो अस्थि मज्जा आ गए।
अस्थि के बीच में जो होता है बच्चों सेंटर वाले पार्ट में, इसको तो बोला येलो बोन मैरो, पीला अस्थि मज्जा, और जो किनारे पे होता है वो रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। अब रेड बोन मैरो के मैंने स्टार लगाया है, इसका इंपॉर्टेंट काम है बच्चों, ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपने शरीर में रक्त का निर्माण, ब्लड कहां बनेगा, तो आंसर आएगा रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, जो बोन्स में कहां मिलेगा, किनारे। सही है। अब बोन्स के जो पार्ट है डायग्राम में देखो बच्चों, किनारे वाले पार्ट को तो बोलते हैं एपिफाइसिस। ये वाला पार्ट तो क्या है, एपिफाइसिस। बीच में एक छोटा पार्ट आता है, दैट्स कॉल्ड मेटाफाइसिस। उसका सबसे बड़ा ये लॉन्ग पार्ट है वो डाईफाइसिस कहलाता है। जनरली बोन्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किनारे वाले पार्ट क्या है, एपिफाइसिस, बीच में एक छोटा सा पार्ट आता है मेटाफाइसिस, और जो इसका लॉन्गेस्ट पार्ट है वो डाईफाइसिस। अब किनारे वाले से एपिफाइसिस को बच्चों स्पॉन्जी बोन भी बोलते हैं। स्पॉन्जी बोन, किनारे वाला जो पार्ट है स्पॉन्जी बोन कंसीडर होता है, ऐसे भी आ जाता है स्पॉन्जी बोन। ये बोन का वो वाला पार्ट है जिसमें कौन भरा हुआ है, रेड बोन मैरो, किनारे वाला हो गया। और रेड बोन मैरो है तो स्पॉन्जी बोन का काम क्या रहा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो एजेज वाला पार्ट स्पॉन्जी बोन है, इसमें लाल अस्थि मज्जा रहता है, और ये मेटाफाइसिस, और सबसे बड़ा पार्ट इसका डाईफाइसिस। अब जो मेटाफाइसिस मैंने लिखा है इस पे गौर से सुन लियो। मेटाफाइसिस देखो क्या है एक्चुअल में, कि नॉर्मल क्वेश्चन आए कि एक बोन्स के कितने पार्ट हैं, तो हम बताएंगे 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर एपिफाइसिस, बीच में मेटाफाइसिस, और तीसरा डायफाइसिस। लेकिन बच्चों ये जो मेटाफाइसिस है ना, ये देखो कब रहता है, इसको थोड़ा गौर से सुनना। मेटाफाइसिस ओनली इन ग्रोइंग बोन। ये जो पार्ट है वो केवल विकसित हो रही अस्थि में होता है, ऐसी हड्डी में होता है जो क्या करती है, ग्रोथ। अरे अपन छोटे होते हैं तो अपनी हाइट कम है तो बच्चों हड्डियां भी छोटी होती है। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ने का एक रीजन है बोन्स की हाइट भी बढ़ती है। हड्डियां अपने आकार को बढ़ाएगी तो आपकी बॉडी के आकार भी बढ़ेगा, और फिक्स एज के बाद बोन्स में ग्रोथ नहीं होती, हड्डियां नहीं बढ़ेगी तो अपनी हाइट में भी ग्रोथ नहीं होती। तो बोन्स जब ग्रोथ करती है तो बोन में ग्रोथ करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो पार्ट कौन सा है, मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस की जो सेल है ऑस्टियोब्लास्ट, वो लगातार डिवाइड होती है, और जब मेटाफाइसिस की सेल डिवाइड हुई तो बोन्स की साइज बढ़ेगी। अब बच्चों जब बोन बढ़ी तो अपनी हाइट भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब बोन्स की साइज बढ़ाने का काम किसका, मेटाफाइसिस का। इसलिए ये केवल किसमें है, ग्रोइंग बोन में, केवल विकसित हो रही अस्थि में होता है। और जो मेटाफाइसिस है इसी से बोन का इलोंगेशन बोल सकते हो बच्चों। ये वो पार्ट है जिससे हड्डी का क्या हुआ, दीर्घीकरण, ये अस्थि की ग्रोथ कराता है। अब मान लो हड्डी ने, एक बोन ने पूरी ग्रोथ कर ली, जो उसकी मैक्सिमम ग्रोथ है, मैक्सिमम लेंथ है, वो उसने गेन कर ली, पूरी लंबाई उसने गेन कर ली। अब जैसे बोलते ना 25-30 साल के बाद अपनी हाइट नहीं बढ़ती, तो जब बोन की बच्चों पूरी ग्रोथ हो गई उसके बाद बोन में कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो जब बोन फुल्ली डेवलप हो जाती है, पूरी तरह से विकसित हो जाती है, तो अब उस बोन में मेटाफाइसिस नहीं रहता। मेटाफाइसिस के बिना बोन्स की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अरे बात भेजे में घुसी क्या, जो बोन ग्रोथ कर रही होती है उसके 3 पार्ट, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डाईफाइसिस। बोन्स की इलोंगेशन, दीर्घीकरण, ग्रोथ के लिए जिम्मेदार कौन, मेटाफाइसिस। जब बोन पूरी तरह से ग्रोथ कर लेती है अब वहां मेटाफाइसिस नहीं होगा। तो बच्चों फुल्ली डेवलप बोन, पूरी तरह से विकसित बोन में कितने पार्ट बताओगे, केवल 2। कौन से, एपिफाइसिस और डाईफाइसिस, एपिफाइसिस और डाईफाइसिस। और ग्रोथ कर रही बोन में 3, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस और डाईफाइसिस। ठीक है, इट्स आउटर
स्ट्रक्चर ऑफ बोन, जिसमें रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो क्या बनाएगा, ब्लड। तो इसी एपिफाइसिस वाले किनारे वाले पार्ट को स्पॉन्जी बोन भी बोलते हैं, जहां बनता है। अब जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर में, फिर बच्चों बोन्स के मैं टाइप करा देता हूं। तो बोन की इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें मैं एक दो बातें हैं, सिंपल से डायग्राम से बता देता हूं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन, अस्थि की आंतरिक संरचना। अब इंटरनल स्ट्रक्चर बच्चों ऐसे बना दिया मैंने, जैसे ये बोन है अपनी, इस बोन के आउटर टू इनर, बाहर से अंदर की ओर देखो 4 पार्ट आ गए, आउटर टू इनर। सबसे बाहर तो कौन सा रहेगा, पेरियोस्टियम। दूसरे नंबर पे बीच में कौन है, मैट्रिक्स था। तीसरा बच्चों एंडोस्टियम, और चौथा ये बोन मेरो कैविटी। ओके, तो बोन्स की इंटरनल स्ट्रक्चर के 4 पार्ट है, आउटर टू इनर, बाहर से भीतर की ओर। सबसे बाहर है पेरियोस्टियम, सेकंड नंबर पे कौन हुआ, मैट्रिक्स, तीसरा एंडोस्टियम, और सबसे अंदर ये क्या है, बोन मेरो कैविटी, अस्थि मज्जा की गुहा, जिसमें येलो बोन मेरो भी होता है और रेड बोन। तो इसमें एक वर्ड आता है बच्चों हेवर्शियन कैनाल वाला, तो मैं एक वो थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि अपनी जो बोन है, मैमेलियन जो बोन है, उनमें एक हेवर्शियन सिस्टम होता है। देखिए क्या है, इसी को बोलते हैं ओस्टियोन। ये है क्या, मैं एक बार डायग्राम से बता देता हूं। जैसे अपनी बोन के अंदर बच्चों अगर ये स्ट्रक्चर सर्कुलर होती है, इसमें हेवर्शियन नाल कैनाल है, इसको कवर की है वेट, हेवर्शियन लेमेली होती है ये, यहां ओस्टियोसाइट के सेल है, ऐसे स्ट्रक्चर। जैसे हेवर्शियन कैनाल को अपन समझें तो हेवर्शियन कैनाल, इसमें ये ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर प्रेजेंट होती है, और जो ओस्टियोसाइट सेल है बोन की स्ट्रक्चर समझाने के लिए अपन ये 3 इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए 3 डायग्राम बनाए हैं। पहला तो कि जो मैमेलियन बोन है, इसमें ये जो हेवर्शियन सिस्टम लिखा ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो फाउंड ओनली इन मैमेलियन बोन। केवल स्तनधारियों की अस्थि में, केवल मैमल्स की बोन में स्ट्रक्चर होती है हेवर्शियन सिस्टम, जिसको अपन ओस्टियोन भी बोलते हैं। अभी हेवर्शियन सिस्टम है क्या, तो अपनी बोन हड्डी की जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, आंतरिक संरचना, तो उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर आती है। जैसे मैं ये बता दूं ट्रांसफर सेक्शन बच्चों, जैसे अपनी बोन है, इसका ट्रांसफर सेक्शन देखा ऐसे कट किया इसको, जैसे चोक है मेरी, बोन को मान लिया ये ऐसे, ये हेवर्शियन कैनाल बता रहे हैं। इसमें बिल्कुल सेंटर में जो दिख रही है कैविटी, इसको बोलते हैं हेवर्शियन कैनाल। क्या बोला, हेवर्शियन कैनाल। इस कैनाल के चारों ओर बच्चों रेड कलर में जो दिख रहा है, ये मैट्रिक्स की लेयर है, दैट्स कॉल्ड हेवर्शियन लेमेली। एक्चुअल में क्या है, लेयर ऑफ मैट्रिक्स। साइड में जो सेल दिख रही है, ये बोन की सेल है ओस्टियोसाइट। इस ट्रांसवर्स सेक्शन बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूं। बीच में जो कैविटी दिख रही है वो तो क्या है, हेवर्शियन कैनाल। इसके चारों बच्चों जो रेड कलर में मैंने बनाया है वो हेवर्शियन लेमिली, और लेमिली एक्चुअल में क्या है, लेयर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की परत। इसके चारों ये जो सेल है वो सेल कौन सी हुई, ओस्टियोसाइट। बोन की सेल को क्या बोला था, ओस्टियोसाइट। इन तीनों को एक साथ क्या नाम देंगे, हेवर्शियन सिस्टम।
ऐसी स्ट्रक्चर केवल मैमल्स की बोन में होती है जिसे बोला हेवर्शियन सिस्टम, जिसमें कौन कौन, हेवर्शियन कैनाल, इसके चारों ओर मैट्रिक्स की कवरिंग, हेवर्शियन लेमेली और सेल कौन सी, ऑस्टियोसाइट। अब इस हेवर्शियन कैनाल को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया, ये डायग्राम ऐसे ले लो, ये आपकी बोन, इसके लॉन्गिट्यूडिनल बोन की जब बच्चों ने अक्ष पे देखोगे तो इसमें ऐसे कैनाल दिखेगी, ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल सिस्टम। तो बोन का ऐसे मैंने कट कर लिया, ऐसी कैनाल होती है। अरे पेन अपना बॉल पेन है, बॉल पेन को तो बोन मान लिया, उसके अंदर जो रिफिल है, रिफिल, ऐसी बोन के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल कई रिफिल्स होती है, लाइंस होती है, कैनाल होती है, उन्हें बोलते हैं अपने हेवर्शियन कैनाल। तो ये कैनाल बच्चों बना ली मैंने, ये डायग्राम है, ये मान लो यही है हेवर्शियन कैनाल। उस कैनाल का काम है, इसी में बच्चों होती है ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर, ये सब। तो बोन्स की जो लिविंग सेल्स है उसे न्यूट्रिशन, पोषण, ऑक्सीजन कौन देगा, ब्लड देगा। और बच्चों को ब्लड वेसल्स, नर्व किसमें मिलेगी, हेवर्शियन कैनाल। ये हेवर्शियन कैनाल, ये भी हेवर्शियन कैनाल, दो कैनाल को कनेक्ट करने वाली ये जो स्ट्रक्चर है दैट्स कॉल्ड वॉल्कमैन और ट्रांसवर्स कैनाल। इसको वॉल्कमैन और क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ कैनाल। तो फिर से सुनो कि ऐसे याद रख लो कि जो मैमल्स की बोन है उसमें मिलता है एक हेवर्शियन सिस्टम, क्या नाम दिया मैंने, हेवर्शियन तंत्र। केवल स्तनधारियों की हड्डियों में होता है। हेवर्शियन तंत्र में एक कैविटी है बच्चों, जिसे क्या नाम दो, हेवर्शियन कैनाल, इसके चारों ओर है हेवर्शियन लेमिली। अब हेवर्शियन कैनाल ये है, अनुदैर्घ्य संरचना लॉन्गिट्यूडिनल, उस कैनाल का मतलब अंदर से खोखली स्ट्रक्चर है, कैविटी है, स्पेस है, उस स्पेस के अंदर ये आ गई ब्लड वेसल्स और तंत्रिकाएं। ब्लड वेसल्स तो न्यूट्रिशन देगी, ऑक्सीजन अवेलेबल करवाएगी, और दो हेवर्शियन कैनाल को जोड़ने वाली जो बच्चों है ये ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ या वॉल्कमैन कैनाल। अब ये वाला डायग्राम देखिए, ये येलो कलर में बनाया है, ये कौन सी सेल है, ऑस्टियोसाइट। इसी डायग्राम को मैंने यहां पर रख दिया, ये तो सेल कौन सी है, ऑस्टियोसाइट, ये भी क्या है, ऑस्टियोसाइट। अब बच्चों देखो ये ग्रीन कलर में बने हुए ना, दो ऑस्टियोसाइट में जोड़ने वाले जो फाइबर दिख रहे हैं, धागे, ये इनका भी एक नाम है, याद रखो तो, दैट्स कॉल्ड कैनालिकुली। इन फाइबर को क्या बोलेंगे, कैनालिकुली। और ये एक्चुअल में उन ऑस्टियोसाइट को आपस में जोड़े रखते हैं, स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। कैनालिकुली जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं, कोशिका द्रव्य के प्रवर्ध होते हैं, और ये ऑस्टियोसाइट को आपस में कनेक्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड कैनालिकुली। ये बोन की इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका एक नाम इंपॉर्टेंट है, हेवर्शियन सिस्टम। और जो हेवर्शियन सिस्टम है बच्चों, वो केवल और केवल कहां मिलेगा, मैमेलियन बोन्स में, केवल मैमल्स की बोन में होता है। लास्ट स्ट्रक्चर के बाद अपन पॉइंट उठा ले, टाइप्स ऑफ बोन। अस्थियों के प्रकार। बोन से बच्चों फर्स्ट पे रखिए कार्टिलेजिनस बोन, या एंडोकोंड्रल बोन बोलते हैं इनको। कार्टिलेजिनस नाम ही देखो, उपास्थीमय अस्थि। कार्टिलेजिनस का मतलब हुआ कि बच्चों ऐसी बोन जो किसकी बनी हो, कार्टिलेज की, या ऐसी अस्थि जिसका ओरिजिन कार्टिलेज से होता हो। तो इसमें ये होता है कि जो कार्टिलेज है वो किस में रूपांतरित हो जाएगी, बोन में। तो वो वाली बोन जिसका ओरिजिन या उत्पत्ति किससे होता हो, कार्टिलेज से। और इसके लिए आपको दो सेल चाहिए बच्चों, ये ध्यान से सुनो। कार्टिलेज की जगह आपको क्या लेकर आनी है, बोन्स। कार्टिलेज रिप्लेस्ड बाय बोन्स। तो सबसे पहले कार्टिलेज को वहां से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए आपको कौन सी सेल चाहिए, कॉन्ड्रियो, बोलो, क्लास्ट। तो कॉन्ड्रियोक्लास्ट वो थी जो कार्टिलेज को वहां से हटा देगी। अब उसकी जगह क्या लेकर आओ, बोन्स लाओ। तो हड्डी बनाने के लिए आपको कौन सी सेल चाहिएगी, ऑस्टियोब्लास्ट।
अरे बात समझे क्या? तो कार्टिलेज की जगह बोन्स लाना है। कार्टिलेज हटेगा किससे? कॉन्ड्रियोक्लास्ट से। बोन बनेगी किससे? ऑस्टियोब्लास्ट से। तो ये दो सेल्स यहाँ रिक्वायर्ड होती है। और अपनी बॉडी की जो मैक्सिमम बोन्स है वो कार्टिलेजियस टाइप की होती है, जैसे बोन ऑफ लिम्स और रिब्स। ऐसे याद रखो, लिम्स और रिब्स। रिब्स तो पसलियां आप में 12 जोड़ी, 12 24 होती है। और लिम्स बच्चों बोलते हैं उपांग। हाथ और पैर की अस्थियां, हाथ में कितनी है? 30 बोन। हर पैर में भी कितनी है? 30 बोन। तो हाथ पैर उपांग, लिम्स और रिब्स, ये वाली बोन कौन सी है? कार्टिलेजिनस। सेकंड बच्चों टाइप आता है सेस्मोइड बोन। इंपोर्टेंट नाम आता है सेस्मोइड बोन। सेस्मोइड वो है ऐसी हड्डियां जो ओरिजिनेट फ्रॉम टेंडन, जो बोन टेंडन से बनती है। ऐसी हड्डियां जिनका निर्माण या ऐसी बोन्स जो किससे ओरिजिन है? जिनका टेंडन से, कंडरा से जो बनती है वो सेस्मोइड बोन कहलाती है। और इसका जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक आता है पैटेला। पैटेला की नी बोन, घुटना, घुटना जानना, घुटना, नी, घुटने की जो बोन है बच्चों उसे क्या बोलते हो? पटेला अस्थि। वो पटेला कैसी बोन है? सेस्मोइड, जिसका ओरिजिन या उत्पत्ति किससे हुई? टेंडन से हुई। तीसरी कैटेगरी आएगी डर्मल या मेम्ब्रेनस बोन, चर्मी अस्थियां, डर्मल मेम्ब्रेनस। तो नाम से डर्मल, स्किन की लेयर याद करो, अभी बता रहा था मैं। आउटर कौन सी थी? एपिडर्मिस। इनर कौन सी थी? डर्मिस। तो उस डर्मिस से जो बोन बनी वो डर्मल बोन। तो बॉडी की जो रिमेनिंग बोन्स है, शेष अस्थियां इसमें आ गई। तो फिर से सुनो, बोन्स को अपन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कौन सी? कार्टिलेजिनस। ऐसी बोन जो कार्टिलेज से बनती है, कार्टिलेज से जो बोन बने वो कार्टिलेजिनस, जो अपने में ज्यादा होती है। इसको कार्टिलेज हटाने के लिए कॉन्ड्रियोक्लास्ट और बोन बनाने के लिए ऑस्टियोब्लास्ट, 2 सेल्स चाहिए। एग्जांपल लिम्स और रिब्स। सेस्मोइड इंपॉर्टेंट, ऐसी हड्डियां जो टेंडन से बनती है, सेस्मोइड जिसमें पटेला आया, जो आपके घुटने की अस्थि। और डर्मल जो डर्मिस से उत्पन्न होती है, डिराइव्ड फ्रॉम डर्मल, डर्मिस जो लेयर ऑफ स्किन होती है, से रिमेनिंग बोन्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब बच्चों टाइप्स ऑफ बोन में ही एक्स्ट्रा में जैसे एक वो एक याद रखना, स्पॉन्जी जो मैं बता चुका अभी, इसके एग्जांपल जैसे आप स्पॉन्जी दिखाया था ना पीछे, डायफाइसिस वाला। स्पॉन्जी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ब्लड बनाने में इसका रोल होता है। क्योंकि वहां क्या था? रेड बोन में रो, ये ब्लड बनाती है बच्चों। ये पूछा जा सकता है स्पॉन्जी बोन में मोस्टली बोन कौन सी आ गई? तो इसमें अपनी रिब्स भी आती है, इसमें क्लेविकल, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम का कुछ पार्ट, स्कैपुला, ये इसमें आता है। ये बॉडी की वो बोन है जहां ब्लड बनता है। देखो ये सारी यहां है। अब इसको ऐसे समझ लो, अगर आपने बोन्स वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ तो कहीं जोर नहीं आएगा। ये सेंटर में कौन? स्टर्नम। स्टर्नम से कौन जुड़ी? रिब्स। रिब्स पीछे किससे जुड़ी? वर्टिब्रल कॉलम। स्टर्नम के ऊपर ये, कॉलर के नीचे कॉलर बोन। कॉलर बोन का दूसरा नाम क्लेविकल। क्लेविकल पीछे स्कैपुला। तो बच्चों जो अंश मेखला पेक्टोरल गर्डल है उसके पीछे स्कैपुला है, स्कैपुला के आगे क्लेविकल है। ये लो क्लेविकल ले लो। क्लेविकल किससे जुड़ी? स्टर्नम। स्टर्नम फिर किससे जुड़ा? पसलियां, रिब्स। रिब्स पीछे किससे जुड़ी? वर्टिब्रल कॉलम से। तो ये आसपास की सारी बोन आ गई, इसमें रिब्स आ गई, क्लेविकल आ गया, स्टर्नम आ गया, वर्टिब्रल कॉलम और स्कैपुला। ये सब वो बोन है जहां ब्लड बनता है, स्पॉन्जी बोन। एक वर्ड्स में आपको ध्यान हो तो होलो या न्यूमेटिक बोन बताना। खोखली अस्थियां, खोखली अस्थियां पक्षियों में होती है बच्चों, क्योंकि खोखली अस्थियों का मतलब जिनमें हवा भरी हो, इसमें बोन मेरो नहीं होता, इसलिए बॉडी का वेट, शरीर का भार कम होता है ताकि आसानी से उड़ सके। तो होलो बोन्स वो है जिनमें क्या होगी?
एयर, वायु कोश होते हैं, जिससे बोन क्या होती है, हल्की होती है, लाइट बोन। और ये होलो या न्यूमेटिक बोन आपको किसमें मिलेगी, बर्ड्स में। क्लियर। तो होलो खोखली अस्थियों का दूसरा नाम, न्यूमेटिक बोन जिसमें क्या भरी हो, हवा, इनमें बोन में कोई अस्थि मज्जा नहीं होता। तो ये पक्षियों में भार कम करने के लिए, उड़ने में आसान। अब जैसे ऐसे आ जाए बच्चों, अपनी कोई बोन को अगर अपन ऐसे आपसे बोल दे कि बोन को kept in dilute HCl, bone kept in concentrate HCl, और if bone kept in potassium hydroxide, कि अगर हड्डी को डाइल्यूट HCl, तनु HCl में रख दिया जाए तो kept in dilute HCl, तो क्या होगा, अगर इसे कंसंट्रेट HCl में रख दें तो क्या होगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में रख दें तो क्या होगा। तो बच्चों डाइल्यूट HCl में रखते हो तब वो कहलाएगी डी कैल्सिफाइड बोन। नाम से सुन लेना, अगर अस्थि को किस में रखा, डाइल्यूट HCl में, तो हड्डी से बच्चों क्या हट जाएगा, कैल्शियम हट जाएगा। और कैल्शियम हटना डी का मतलब हटना, डिहाइड्रेशन। क्या हटा, कैल्शियम। तो डाइल्यूट HCl में लिखने पर रिमूवल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम हट जाएगा। और जब कैल्शियम हट गया तो बच्चों बोन हार्ड हुई कि सॉफ्ट हुई, सॉफ्ट हुई, क्योंकि कैल्शियम की वजह से तो बोन क्या होती है, हार्ड। और जब कैल्शियम हटा तो ये डीकैल्सिफाइड बोन कन्वर्टिवली कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो अगर हड्डी को सॉफ्ट कोमल बनाना है तो केप्ट इन डाइल्यूट HCl। अगर बच्चों उसको किस में रख दें, कंसंट्रेट HCl में, सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल को जला देगी, तो वो ब्लेक, उसको बर्ट बोन बोलते हैं। अगर हड्डी को अपन सांद्रित HCl में रख दें तो उसका ऑर्गेनिक मटेरियल जल जाएगा, बर्न, जली हुई, ब्लेक, काली पड़ जाएगी, जो उसको ब्लेक और बर्न बोन। और अगर उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में रखते हैं बच्चों तो बोन चमकदार हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड ब्राइट और लेबोरेटरी बोन। तो अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में रखा जाएगा तो बोन्स के कंपोजिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके बाहर के जो फाइबर वगैरह एक्स्ट्रा मटेरियल वो सब हट जाएंगे, साफ हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी। ऐसी बोन को क्या बोला, ब्राइट या लेबोरेटरी, प्रयोगशाला बोन। और केओच में रखने पर जो बोन आई, इसके कंपोजिशन में बच्चों इसका जो संगठन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये काम की चीज कि उसके संगठन में नो चेंज। इसका मतलब ये है कि अगर बोन को मैंने रख दिया डाइल्यूट HCl, तब तो कौन हट गया, कैल्शियम, इनऑर्गेनिक पार्ट हट गया, तो कंपोजिशन बदल गया इनऑर्गेनिक का। कंसंट्रेट HCl में रखते हो तो ऑर्गेनिक पार्ट जल जाएगा, तो कंपोजिशन फिर चेंज हो गया। केओच में रखोगे तो ना इनऑर्गेनिक पार्ट पर असर पड़ेगा ना ऑर्गेनिक पर, तो इस केओच सॉल्यूशन में बोन के संगठन कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, वो चमकदार हो गई, ब्राइट और लेबोरेटरी। ये बच्चों आपका एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर कंप्लीट। इसका आज तीसरा और लास्ट लेक्चर था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया। अच्छे से इसको देखो, सुनो। देन मैंने कहा था ना, इसको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पढ़ लो बच्चों। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से कवर होता है, इसके डायग्राम भी आपको एनसीईआरटी से देखने हैं। और मैं कल इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों वो उसी साइट पर मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियो लेक्चर के नीचे पीडीएफ का ऑप्शन आता है, वहां जाके आप उसको देख लेना। नेक्स्ट लेक्चर अपन देखते हैं सिस्टम या किसका स्टार्ट करें, वो कल वाले चैप्टर में आप उसको देख लियो, कल वाले लेक्चर में। तब तक बच्चों यूं ही लगे रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। जय हिंद।